बच्चा लोग, तो कैसे हो आप। क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 अभी चल रहा है ना, मानव में जनन। और उसके 2 लेक्चर हमने अटेंड कर लिए हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में। सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा oogenesis के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इन दोनों में क्या बने थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वृषण था, जो टेस्टिस था, उसमें किसका निर्माण हुआ था, शुक्राणु का निर्माण हुआ था, स्पर्म्स का निर्माण हुआ था। और जो सेकेंड लेक्चर हमने पढ़ा था oogenesis, जिसको हिंदी में अंड जनन बोला जाता है, उसमें क्या हुआ था, एक ओवम का निर्माण हुआ था, है ना। ओवम यानी सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ था। किसमें हुआ था, ओवरी के अंदर हुआ था। किस प्रकार से हुआ था उसकी डिटेल्स में हमने स्टडी कर ली है। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है 3 चरण में चलेगा, ठीक है। पहला जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन पूर्व की घटना है ना। तो निषेचन के पूर्व हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मकों का निर्माण। तो युग्मक 2 प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, शुक्राणु जनन। और फिर मादा युग्मक का निर्माण कैसे हुआ था, oogenesis के द्वारा हुआ था, ठीक है। मतलब अंड जनन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गेमिट। गेमिट का ट्रांसफर कैसे होता है ना, गेमिट का ट्रांसफर कैसे होता है। भाई गेमिट तो बन गए, है ना, मेल में मेल का बन गया, फीमेल का फीमेल में बन गया। तो अब गेमिट का ट्रांसफर कैसे होता है ना। उसके बाद में फिर होगा निषेचन। निषेचन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद में क्या क्या घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए ये मेल गेमिट है ना। थोड़ा इन पर चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारा जो लेक्चर है वो इजी हो जाए आपको भी समझने में। तो मेल गेमिट जो है वो नर युग्मक है। कौन सा है, शुक्राणु है, मतलब स्पर्म से, है ना। उसके आगे क्या होता है, एक्रोसोम होता है जो बिजुना पेलुसिडा लेयर को क्या करेगा, गलाएगा। उसके बाद में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं ना, अर्ध गुणसूत्र आदि होते हैं। उसके बाद में पूंछ होती है और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसको एनर्जी देते हैं, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, एक इसके जो नेक होती है, जो गर्दन होती है ना, वहां पर सेंट्रोसोम होता है ना। सेंट्रोसोम क्या करता है, देखिए गुणसूत्रों को, जब कोशिका का विभाजन होता है, इसको समझते हैं, जब ये गुणसूत्र 1 से 2 बनाने होते हैं तो जो सेंट्रोसोम होता है वो यहाँ पर चिपक जाते हैं। ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये तारकाय बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, इनको खींचते हैं, है ना। इनको इस प्रकार से खींचेंगे तो 2 हिस्से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये हिस्सा इधर आ जाएगा टूट के और ये हिस्सा इधर चला जाएगा टूट के, और दोनों गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। क्लियर, यहाँ तक आ गया। उसके बाद में फीमेल गेमिट जो ओवम बना था उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं। उसके बाहर क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं, है ना। फॉलिकल सेल होती है बाहर, और फॉलिकल सेल के अंदर क्या होता है ना, इस फॉलिकल सेल का ये जो पूरा लेयर होता है इसको क्या बोला जाता है, कोरोना रेडिएटा बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर सेल होते हैं फॉलिकल सेल, है ना, फॉलिकल ग्राफिस बोला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक लेयर दिख रही है आपको, जोना पेलुसिडा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी oocyte इसके अंदर बना रहता है। इस स्थिति में ये क्या होता है, अंडा, है ना, ये यहाँ से निकलता है। अंडो उत्सर्जन एक क्रिया होती है, ठीक है। ये यहाँ से निकलता है ना, कहाँ से, ओवरी से। किस स्थिति में, इस स्थिति में। और इसके भी भाग होते हैं, देखिए ये वाला भाग फिमरी कहलाता है ना, ये इन्फेंटिबुलम कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, एम्पुला होता है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक संकीर्ण भाग होता है इस प्रकार का, समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो एम्पुला है और स्थमस है ना, स्थमस और एम्पुला दोनों जो जगह होती है वहां पर क्या होता है, ये अंडा आकर रुकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, एम्पुला है ना, एम्पुला, ठीक है। और ये जो इधर का भाग है, इस यहां पर थोड़ा संकीर्ण भाग होता है, इसको बोला जाता है स्थमस। देखिए ये हमारा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसको मैंने आधा करके बताया क्योंकि ये थोड़ी प्रोसेस बड़ी है, तो इसके आधे भाग को ही हमने लिया है, ठीक है। आधा भाग ही दिख रहा है, आधा भाग दिखाया गया इसमें। तो ये हमारा एम्पुला वाला भाग और ये हमारा स्थमस वाला भाग। और यहाँ पर जहां पर एम्पुला और स्थमस जहां पर मिलते हैं, जिस संकीर्ण भाग पर, है ना, उसको बोला जाता है एम्पुला स्थमस जंक्शन। तो ये जो
सेकेंडरी ओसाइट जो बना है वो ट्रेवल करते हुए, है ना, ट्रेवल करते हुए कहाँ आ जाएगा, ये एम्पुला में आके रुक जाएगा, है ना, एम्पुला में आके रुक जाएगा और वेट करेगा। किसका वेट करेगा? स्पर्म्स का वेट करेगा। ये क्या है? सेकेंडरी ओसाइट है। इस स्थिति में ये निकला और यहाँ पे आके रुक गया। अगर इस दौरान मेल और फीमेल के बीच में, है ना, कोई रिलेशनशिप होता है ना, तो रिलेशनशिप होता है जो मेल का जो शिश्न है उस शिश्न के माध्यम से, है ना, फीमेल की योनि में क्या होते हैं? शुक्राणु छोड़े जाते हैं। ठीक है, शुक्राणु छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर कम से कम लाखों में शुक्राणु, मतलब 2 से 3 लाख शुक्राणु यहाँ पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, फीमेल की योनि के अंदर, वेजिना के अंदर। ठीक है, तो वो जो शुक्राणु होते हैं वो ट्रेवल करते हुए आते हैं, है ना। बहुत सारे शुक्राणु मैथुन की क्रिया के समय फीमेल की योनि में छोड़े जाते हैं मेल के द्वारा। ठीक है, तो वो ट्रेवल करते करते बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत सारे शुक्राणु आते हैं लाखों की संख्या में। ठीक है, लाखों की संख्या में ये गति करते 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 यहाँ आएंगे। ठीक है, जब इसको पता चल जाएगा एम्पुला में ठहरे इस सेकेंडरी ओसाइट को, तो ये आगे यहाँ पर चला जाएगा। देखिए ये यहाँ पर आ गया है, कहाँ पर? स्तमस में आ चुका है। कौन? जो शुक्राणु, जो स्पर्म्स है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही इसको खबर पड़ती है, किसको? कुछ रसायन होते हैं वो इसको खबर दे देते हैं, और ये जैसे यहाँ पर आता है, सॉरी मारकर ये क्या है, बिना मारकर या ढक्कन की ने हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये शुक्राणु आता है तो ये जो अंडा है ये आगे बढ़ने लगता है ना, यहाँ तक आने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मिलते हैं ना। निषेचन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, नीट और इनमें भी पूछा गया था। नीट 2009 में पूछा गया था कि शुक्राणु तथा अंडाणु का मिलन कहाँ पर होता है, मतलब निषेचन कहाँ पर होता है ना। तो उसमें 2-4 ऑप्शन थे, स्मस था, एम्पुला था और एम्पुला स्तमस जंक्शन था। तो जहां पर एम्पुला स्तमस 2 भाग जहां पर जुड़ते हैं वहां पर आके क्या होता है, आपका जो अंडा है वो और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, है ना। अगर ऑप्शन ना दिया जाए, अगर स्तमस एम्पुला जंक्शन ना दिया जाए तो आप एम्पुला टिक कर सकते हो, लेकिन अगर एम्पुला स्तमस जंक्शन दिया जाए, है ना, जो वहां पे जोड़ होती है, अगर वो दिया गया हो ऑब्जेक्ट में तो आप वही लिखे, अन्यथा आप यहाँ लिख सकते हैं एम्पुला में। स्तमस के अंदर कभी भी निषेचन नहीं होता इस भाग में। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आकर क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, अब निषेचन हो गया। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मियोसिस सेकेंड जो प्रोसेस है ना, वो अभी बाकी है इसके अंदर। किसके अंदर? अंडे के अंदर। इसके अंदर मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस बाकी है। वो क्यों बाकी है? उसका कारण ये है कि गुणसूत्र आधे तभी हो सकते हैं जब उनके पास सेंट्रोसोम हो, लेकिन इसके अंदर इसके पास क्या होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम किसके पास होता है? शुक्राणु के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो अंडा है, इसके अंदर कैसी प्रोसेस होती है उसको मैं यही बता देता हूँ। ये जो शुक्राणु है ना, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये जोना पेलुसिडा है। ये जो शुक्राणु है ये यहाँ पर आके अटैच होता है ना। ये जो शुक्राणु है इस प्रकार से आके फीमेल के ओवम से अटैच होता है ना। इसके आगे क्या है? एक्रोसोम है। ठीक है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर क्या होता है? जो एक्रोसोम है वो एक्रोसोम क्या करता है? इस लेयर को गलाता है। किसको? जोना पेलुसिडा को गला देता है और इसके अंदर घुस जाता है। किसके अंदर? इसके अंदर घुस जाता है ना। मैं इसको थोड़ा क्लीन करके बता देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी एक सेकेंडरी ओसाइट पड़ा हुआ है ना फीमेल में, और यहाँ पर ये थोड़ा और आगे आ जाएगा। अभी यहाँ पर है, फिर ये अंदर आएगा तो ये इस लेयर को क्रॉस कर देगा, है ना, इस लेयर को क्रॉस कर देगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भाग इसका टूट जाएगा शुक्राणु का। ठीक है, एक्रोसोम इसको पूरा गला देगा। जैसे यहाँ पर ये गला, ये जो इसका न्यूक्लियस है, जो इसका केंद्रक है, वो कहाँ पर आ जाएगा? ऊप्लाज्म में। ऊप्लाज्म क्या होता है? ओवम का क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसका द्रव होता है, इसका लिक्विड होता है, इसके अंदर ये आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो जोना पेलुसिडा जो लेयर है, वो एक काम और करती है ना, एक काम और करती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट नौकरी के लिए आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे शुक्राणु आ रहे हैं इससे
निषेचन करने के लिए, लेकिन निषेचन वही शुक्राणु कर पाता है, एक ही शुक्राणु, चाहे हजारों या लाखों की संख्या में शुक्राणु आए हो, लेकिन केवल एक ही शुक्राणु क्या होता है, वो निषेचन कर पाता है अंडे से। जैसे यहाँ पर ये इसके अटैच होता है ना, जैसे इसके अटैच होता है तो ये जो कोरोना रेडिएटा है ये इसको ढक देती हैं, और ये जोना पेलुसिडा जैसे इसका केंद्रक अंदर जाता है, इसका केंद्रक जैसे ही अंदर गया, ये जोना पेलुसिडा इतनी सख्त हो जाती हैं, इतनी सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं कि ये किसी भी शुक्राणु को फिर अंदर नहीं आने देती है। अब यहाँ पर जो सेंट्रोसोम आ चुका है ये किसका है, मेल का है ना, ये मेल का गैमीट है, ठीक है, स्पर्म्स का न्यूक्लियस है। अब ये वाला जो भाग है ना, ये सारी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है ना, ये सारी प्रोसेस यहाँ हो रही है, ये इस नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना क्या ला, ये दोनों युग्मक यहाँ पर आके मिल गए, तो ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। मतलब हम सेकेंड प्रोसेस की बात करें, यहाँ पर क्या हो गया, निषेचन हो गया, ठीक है। अब निषेचन होने के बाद में क्या होगा, देखिए ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये वृद्धि करेगा, है ना, वृद्धि करेगा और दो केंद्रक बनाएगा। एक तो बनाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी, है ना, सेकेंडरी पोलर बॉडी मैंने आपको बताया, उसको देख लीजिए आप। और एक बनाएगा आपका ओवम, है ना, ओवम, जिसको ओटिट या अंड कोशिका कहा जाता है, एक सेल बनाएगा, एक सेल बनाएगा। अब ये इसको हटा दें, है ना, ये दो हो गए। तो ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है ये केवल न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए होती, किसको, इसको, किसको, एक सेल को। तो इसके भी अब अंदर कितने हैं, एन क्रोमोसोम, और यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन इसके बाद में होता है, और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। उसके पहले इसमें क्या था, 2n था, इस केंद्र के अंदर 2n था, है ना। फिर यहाँ पर मियोसिस, मियोसिस क्या हुई, सेकेंड हुई इसके अंदर, मियोसिस सेकेंड इसलिए क्योंकि इसका सेंट्रोसोम इसके अंदर आ गया, और यहाँ पर ये एक सेल बन गई, और एक क्या बन गया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी, आधी, इसमें भी कितनी है, आधी है, ठीक है। तो ये जो कोशिका जो बड़ी होती हैं, जो एक सेल होती हैं, ये आकार में और बढ़ जाती हैं और इससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेती हैं, और ये कुछ समय के बाद हट जाती है। कौन, सेकेंडरी पोलर बॉडी हट जाती है। अब क्या क्या बचा यहाँ पर, ये जो मेल का गैमीट बचा है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी होती है, और ये इसमें भी आधी होती है। दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको मैं क्लीन करके अब आगे बता देते हैं आपको आगे की प्रोसेस। चलिए, दोनों यहाँ पर क्या हो गए, फ्यूजन कर लिया इनने, है ना, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, और ये आपका बन गया जाइगोट, है ना, क्या बन गया, जाइगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का आपस में मिल जाना, ये जैसे यहाँ से मिले, जैसे यहाँ पर मिले, क्या बन गया, यहाँ पर एक केंद्रक बन गया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 2n हो गई, ठीक है। मतलब 46 गुणसूत्र अब हो चुके हैं। 23 तो किसके पास थे, इसके पास, और 23 किसके पास थे, सेकेंडरी ओसाइड में, है ना। तो 23 और 23 46 क्रोमोसोम यहाँ पर हो चुके हैं, और यहाँ पर ये निषेचन हो गया, ठीक है। तो ये निषेचन की प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद क्या क्या होता है ना, कैसे इस जाइगोट से एक शिशु या एक संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। निषेचन होने के 10 या 12 घंटे बाद, है ना, 10 या 12 घंटे के बाद इस जाइगोट के अंदर विदलन होता है ना। यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, विदलन, इसको क्लीवेज बोला जाता है, क्लीवेज। विदलन क्या होता है, विदलन में कोशिका में, ये जो कोशिका है ना, ध्यान समझना, कोशिका विभाजन में क्या होता है कि जो केंद्रक है ना, उस केंद्रक का भी विभाजन होता है, और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं। विदलन में क्या होता है कि जो केंद्रक है, केवल केंद्रक ही दो बनते, कोशिका दो नहीं बनती। मतलब एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाते, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। आ रहा समझ में, यहां पर क्या हुआ, विदलन हुआ, विदलन हुआ, ठीक है, जिसमें एक केंद्रक दो भागों में बट गया, है ना। कोशिका द्रव दो भागों में नहीं बटा है, केवल कौन बटा है, केंद्रक ही बटा है, ठीक है। तो ये विदलन हुआ, इसको यहां से आगे लिखें, है ना। ये कोशिका में दो केंद्रक बन गए,
फिर 2 से फिर विदलन हुआ, फिर 2 से क्या बन गए, 4 बन गए। और ये जो केंद्रक बन रहे अंदर है ना, ये जो केंद्रक इसके अंदर बन रहे हैं, इनको बोला जाता है, नोट करना, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर्स किसको बोला जाता है, ये जो अंदर केंद्रक बन रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर 2 ब्लास्टोमियर, यहाँ पर 4 ब्लास्टोमियर है। तो ये धीरे धीरे अब कहाँ बढ़ेगा, ये यूटेरस के आगे तरफ बढ़ेगा, है ना, गर्भाशय की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, 8 से कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, और 16 से कितने बनेंगे, 32 बनेंगे, 32 से कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। ठीक है, ध्यान से नोट करिए आप। अब जो 16 से 32 की जो स्टेज होती है ना, उसको बोला जाता है मोरूला अवस्था, है ना, हिंदी में इसको बोला जाता है मोरूला अवस्था। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर दूं। 16 से जो 32 और 16 से 32 बनने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। 3 से 4 दिन लगते हैं किसमें, 16 से 32 कोशिका वाला भ्रूण जो बनता है, 32 से 16, ठीक है, इतनी कोशिका बनने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं निषेचन होने के बाद। और इस अवस्था को बोला जाता है मोरूला अवस्था, मोरूला स्टेज, है ना, याद रखें, मोरूला स्टेज बोला जाता है। फिर 64 से 128 कोशिका बन जाती है ना, 64 से 128 कोशिका बन जाती है, और इस कोशिका को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट है ना, ब्लास्टोसिस्ट किसको, 128, 64 से 128 जो कोशिका वाला भ्रूण बन रहा है उसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, है ना। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो एम्पुला में आपका सेकेंडरी ओसाइट था, उसके साथ में स्पर्म्स मिलता है। स्पर्म्स मिलने के बाद में इसमें मियोसिस सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट होती है। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में निषेचन होता है। निषेचन होने पर जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में क्यूएच बनता है। क्यूएच से 2 केंद्रक बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128। 16 से 32 में जो कोशिका बनती है, सॉरी, जो भ्रूण बनता है ना, उसको बोला जाता है मोरूला अवस्था, है ना। वो कौन सी होती है, भ्रूण की मोरूला अवस्था होती है। उसके बाद में 64 से 28 जो होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, है ना। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। ठीक है, यहां तक नोट करें आप। चलिए, अब मैं ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बना देता हूं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। ये हम कौन सी घटना पढ़ रहे हैं, निषेचन के बाद की घटनाएं, निषेचन के बाद की घटनाएं, निषेचन के बाद की घटना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये वृद्धि करता है, इस प्रकार से वृद्धि करता हुआ जाता है, तो इसके आसपास भी लेयर बनने लग जाती है ना। दोनों चीजें साथ में होती है, अंदर ब्लास्टोमियर से बनते हैं और इसके साथ साथ में कुछ लेयर भी बनती जाती हैं। और यहाँ पर जब 128 ये बनता है तो आसपास कितनी, 3 लेयर बन जाती है। आसपास 3 लेयर बन जाती है ना। अब इस 3 लेयर को समझते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं। तो ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, जिसके अंदर 128 क्या है ना, क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके चारों तरफ 3 स्तर वाला, 3 स्तर बन जाते हैं। 3 स्तर वाला ट्रोपोब्लास्ट बन जाता है। ट्रोपोब्लास्ट बोला जाता है। इसके 3 स्तर बन जाते हैं। 3 स्तर इसके बन जाते हैं। ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। इसको बोला जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ये यहां पर इस घटना को बता रहे हैं। ठीक है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और ये अंदर की जो कोशिकाएं है ना, ये जो अंदर कोशिकाएं हैं 128 कोशिकाएं, ये भी क्या करती हैं, फिर वृद्धि करने लग जाती हैं और इस प्रकार जुड़ जाती हैं यहाँ पर। और इसको बोला जाता है भ्रूण। क्या बोला जाता है, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण बोला जाता है। अब ये भ्रूण यहां पर बन चुका है इसके अंदर, और ये
ट्रोपोप्लास्ट होती है। अब जो ट्रोपोप्लास्ट जो कोशिकाएं होती है वो भ्रूण का निर्माण नहीं करते, उससे शिशु का निर्माण नहीं होता है। शिशु का निर्माण किससे होगा? भ्रूण से होगा। भ्रूण से होगा। किस प्रकार से होगा देखिए समझते हैं। इसको मैं क्लीन कर दूं या फिर यहां समझा देता हूं? चलिए वो वाला हिस्सा रहने देते हैं, इसके नीचे बना लेते हैं। अब हम यहां पर थोड़ी यूटेरस की बात कर ले तो जो गर्भाशय की आपको लेयर दिख रही है, इसी को डायग्राम को मैं रीसेट कर देता हूं। देखिए यहां पर जो गर्भाशय होते हैं उसकी 3 लेयर होती है ना, इसकी 3 लेयर होती है, 3 प्रोटेक्शन लेयर होती है। एक आपको बाहर दिख रही है ना, और एक अंदर दिख रही है, और एक अंदर दिख रही है, एक बाहर दिख रही है, और एक बीच में दिख रही है। इसको बोला जाता है, ये जो बाहर होती है इसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम, है ना, पेरीमेट्रियम, मेट्रियल है ना, पेरीमेट्रियल बाहर वाले को। अंदर वाली को बोला जाता है बीच वाली को मायोमेट्रियल, और ये जो अंदर है इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियल, ठीक है। किसको बोला जाता है? अंदर वाले। गर्भाशय की 3 स्तर है। देखिए यहाँ पर तीन जो लेयर होती है, 3 स्किन होती है, एक ऊपर, एक बीच में आपको खाली जगह दिख रही है, या इसी को मान सकते हैं ना, ये एक प्रकार की दीवार है, एक अंदर वाला भाग, एक बाहर वाला भाग है, इसके बीच के अंदर जो मांस है ना, तो यही यहाँ पर इसको दर्शाया गया है कि इसके भी 3 स्तर होते हैं, है ना, तो 3 लेयर होती है ना। देयर आर 3 लेयर ऑफ द यूटेरस, ठीक है, 3 स्तर होते हैं। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये क्या करता है, 6ठे से 7वें दिन में, है ना, निषेचन के 6ठे से 7वें दिन में आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है ना, अटैच हो जाता है, इससे आके जुड़ जाता है। किससे आके जुड़ जाता है? अंदर कौन सी वाली लेयर है? एंडोमेट्रियल की, एंडोमेट्रियल से आके जुड़ जाता है, ठीक है। ये इसका ट्रोफोप्लास्ट, और ये बीच में क्या है? इसका भ्रूण है। ये आके यहाँ पे जुड़ गया, ये आके यहाँ पर जुड़ गया, है ना। तो ये जुड़ने की जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है इनप्लांटेशन, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रत्यारोपण, रोपण, या फिर इसका हिंदी में एक और नाम है अंतररोपण। इंग्लिश में इन दोनों को बोला जाता है इनप्लांटेशन, इनप्लांटेशन मतलब यहाँ पे आकर ये जुड़ जाता है। कौन? देखिए ब्लास्टोसिस्ट किससे जुड़ जाता है? यूटेरस की दीवार से। और कौन सी दीवार से? जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आके ये जुड़ जाता है। जुड़ने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रत्यारोपण या अंतररोपण, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन होने के बाद में देखिए हम जब पैदा होते हैं तो हमारी नाभि से क्या होता है? एक नाड़ा निकलता है ना, जिसको क्या बोला जाता है? हिंदी में उसको बोला जाता है जरायु, और इंग्लिश में बोला जाता है प्लेसेंटा, है ना। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए, ये 128 कोशिका वाला भ्रूण है, 128 ये अंदर, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया। अब क्या होता है कि ये जो भ्रूण यहाँ पर जुड़ा हुआ है, है ना, ये एंडोमेट्रियम की जो दीवार है उससे आके ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आके जुड़ गया, फिर ये क्या करेगा? धीरे धीरे वृद्धि करेगा, है ना। इसको पूरा शिशु का शरीर का पूरा विकास होने में कितने 8 से 9 महीने लगते हैं, तभी 9 महीने में हमारा जन्म होता है, ठीक है। तो ये वृद्धि करेगा। अब ये जो ट्रोपोप्लास्ट जो लेयर थी बाहर, ये क्या करेगी? प्लेसेंटा बनाएगी, है ना। प्लेसेंटा के कार्य पूछे जाते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? जैसे ये शिशु है ना, ये शिशु है, ये धीरे धीरे जब बढ़ता है तो इसका जो शरीर है, अब शिशु को पोषण कैसे मिलेगा? तो यहाँ से ये जुड़ा होता है, इसलिए हमारे सबके नाभि होती है ना। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्भाशय के अंदर शिशु का विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसका विकास होना शुरू हो जाएगा। और ये जो बाहर की जो ट्रोपोप्लास्ट था, है ना, ये क्या करेगा? एक प्लेसेंटा बनाएगा जो इसकी नाभि से जुड़ जाएगा।
अब क्या करेगा, शिशु को वृद्धि करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए उसको पोषण देना जरूरी है। तो जो प्लेसेंटा होता है ना, जो प्लेसेंटा होता है उसी के माध्यम से क्या होता है, शिशु को ऑक्सीजन, उसके कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, उसको सारा न्यूट्रिशन, पानी, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो सब कहाँ से पहुँचता है, प्लेसेंटा के माध्यम से पहुँचता है जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, ये वृद्धि करता है और 9 महीने बाद क्या होता है, 7 से 8 क्या 9 महीने बाद क्या होता है, इसका जन्म हो जाता है। इसको बोला जाता है प्रसव, है ना। 2 घटनाएं और बची हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रसव के बारे में हम होगा तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा दोनों प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन किस प्रकार से और निषेचन के बाद किस प्रकार से इस भ्रूण ने वृद्धि करी और ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक आया है ना। ब्लास्टोसिस्ट के आगे भी कुछ अवस्थाएं होती, कुछ स्टेज होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 ही, ये लास्ट स्टेज है, यहीं तक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर इस चैप्टर के कुछ और लेक्चर बनेंगे, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड या फिर प्रसव से, या कुछ और अगर टॉपिक इस चैप्टर में बचे हैं तो हम उसको पूरा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। Pregnancy begins in the fallopian tube when a sperm fertilizes the egg. Over the next 5 days, the fertilized egg travels down the tube, dividing to form the embryo. The embryo attaches itself to the lining of your womb 5 days after fertilization. When you miss your period, you are 4 weeks pregnant. The embryo has been developing for 2 weeks, and the placenta and nervous system have started to develop. The heart begins to beat in week 5, pumping blood into the umbilical cord, which connects the baby to the placenta. By 9 weeks, limbs, fingers and toes have formed, and your baby is the size of a grape. At the time of your dating scan at 12 weeks, your baby is producing urine and weighs about 28 grams. By 20 weeks, your baby is nearly 10 times bigger, and you can now feel movements. The genitals are fully formed, and boys can be distinguished from girls. At 24 weeks, the brain is developing rapidly and the eyes begin to open. Your baby now weighs 650 grams, increasing to 1 kilogram by 28 weeks. By 32 weeks, your baby can sense light, hear and make grasping movements, and weighs 2 kilograms. The lungs mature around 34 weeks and the bones become stronger. At 36 weeks, your baby weighs around 2.5 kilograms. The period from 37 to 40 weeks is described as full term. Your baby is now fully mature and is ready for delivery.